हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। बचपन में एक दोहा पढ़ा करते थे रहीमदास जी का कि रहीमन वे नर मर गए जो कछु मांगन जाएं, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। तो भारत में वर्षों से दान की बात कर लें, फिलैंथ्रोपी की बात करें, वो चलती आई है। हमारी संस्कृति की बात कर लें, हम गंगा जमनी तहजीब की बात कर लें, हर जगह पे सिख धर्म की बात कर लें, हर जगह पे हमें फिलैंथ्रोपी या दान देखने को मिलता है। लेकिन एक जो सबसे स्पेशल बात है जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो ये कि हमें जो लगता है कि ये जो बड़े बड़े करोड़ों में दान होते हैं, अंबानी अडानी बिरले विरले, ये जो दान करते हैं ये बहुत ज्यादा है। पर जब आज इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे तो समझेंगे कि दरअसल जो भारत का गरीब तबका, भारत की जो मध्यम वर्ग है, मध्यम से लोअर मिडिल क्लास है, महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के छात्र हैं, ये जो दान करते हैं ये उसके लगभग डबल के बराबर है। इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे, अंत तक जरूर रुके रहिएगा। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारत में ये जो डोनेशंस काम कर रहे हैं, क्या तरीका है, विश्व में क्या पैरामीटर्स हैं और अन्य बिंदुओं पे अंत तक देखते रहिएगा। चलिए, तो भारत में जो दान का जो हम कहते हैं ना अदृश्य धारा जो है, ठीक है, जो फिलैंथ्रोपी है वो कौन कर रहा है, थोड़ा इस पे देख लेते हैं। और ये जो दान है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जब हम भारत में दान की बात करते हैं तो अमूमन हमको लगता है कि NGOs में जाता होगा, सेवार्थ जाता होगा। पर जब आप इस वीडियो में देखेंगे, और ये बाकायदा रिसर्च है जो भारत सरकार ने जिसको सपोर्ट किया, उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं बस इतना कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब होगा, PDF भी यहीं पे अपलोड होगा, है ना। चलिए, मिथक बनाम सत्य। ठीक है, मिथक क्या है, मिथ क्या है? मिथ ये है कि हमें लगता है कि ये जो टाटा ट्रस्ट है, अंबानी ट्रस्ट है, अडानी वडानी, जितने भी ये सब लोग करते हैं CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, ये सबसे बड़ा सत्य है, सबसे ज्यादा दान यही होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर आप देखेंगे तो असली नायक कौन? वो गृहिणी है जो भिखारी को रोटी देती है ना, वो रिक्शे वाला है जो लंगर सेवा करता है, और ऐसे बहुत सारे। जैसे आज मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहा था तो मैं अपने क्षेत्र के पास के एक मंदिर होते हुए आया, और वहां पे सेवार्थ जो लोग काम कर रहे थे वो कोई पैसा नहीं ले रहे थे, पर वो काम कर रहे थे। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के थे, और वहां पे वो दान किया उन्होंने, जिसका दरअसल उन्होंने कोई हिसाब भी नहीं लिया, कि वो नहीं चाहते कि उनको ATG में रिलैक्सेशन मिले, है ना। तो इस पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। तो कहानी क्या है? कैमरे की नहीं, किरदार की। इट्स नॉट अबाउट कैमरास, इट्स अबाउट कैरेक्टर, एंड इसको भी हम लोग विस्तार से आज देखेंगे, है ना। चलिए, स्रोत और प्रमाण। ये जो रिपोर्ट है, हाउ इंडिया गिव्स इन 2025, सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी, जो CSIP है, ये उसका रिसर्च है, बाकायदा उसकी रिपोर्ट है, जिसको मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, है ना। कार्य प्रणाली क्या कि इन्होंने 20 राज्यों में 7,000 से ज्यादा लोगों से इन्होंने डिस्कशन किया, और उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे जो है उस पे आधार के इन्होंने रिपोर्ट बनाई है वाली, है ना। महत्व क्या है कि अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसका सबसे व्यापक डेटा है ना, इनफॉर्मल सेक्टर। क्योंकि हम जब भी दान की बात करते हैं, पुण्य की बात करते हैं, तो हमेशा हम फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं। हम फॉर्मल जो दान, जो अडानी अंबानी की मैं बात करता हूं, आप उनकी बात करते हैं। पर इनफॉर्मल सेक्टर में जो दान हो रहा है उसको बिल्कुल भी कोई ना कोडिफाई किया गया है, ना कभी इसकी बात की गई है, और वो डेटा इतना चौंका देने वाला है कि आप देखोगे तो आपको लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये जो इतने लोगों से इंटरव्यू किया गया उसके आधार पर जो डेटा निकल के आया वो आपको निश्चित तौर पर मैस्मराइज कर देगा। क्या? 54,000 करोड़ रुपए, है ना, 54,000 करोड़ रुपए। कितने ऐसे देश होंगे जिनकी इतनी GDP नहीं होगी जो हमारे यहां का इनफॉर्मल सेक्टर दान दे रहा है ना। भारत में हर साल घरेलू दान अगर देखा जाए कि अनुमानित आंकड़ा 54,000 करोड़ रुपए का है। 68% यानी 68% भारतीय परिवार किसी न किसी रूप में दान देते हैं। कई छोटे देशों की जो GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे ज्यादा बड़ा है ये आंकड़ा। ये बताता है कि भारत में वो जो 68% है ना, मिडिल क्लास से नीचे का पूरा कैटेगरी, वो सब लगभग 54,000 करोड़ के दान को कन्वीन करते हैं। और ये बड़ी बात क्या है कि नजर में हमारे सिर्फ क्या आता है, वो जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, वो सागर ऐसा भरता है कि देशों की GDP डाउन हो जाती है उसमें। थोड़ा सा देखें कौन दान देता है। कम आय वाले परिवार जिनकी लगभग 4,000 रुपए प्रतिमाह तक की तनख्वाह है, वे भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा साझा करते हैं, रिपोर्ट में आया है।
ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग सबसे अधिक दान देते हैं। अच्छा, शहर में जो भिखारी है उनको ज्यादा दान मिलता है और जो गांव के भिखारी हैं उनको रिलेटिवली कम दान मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि चूंकि शहर में लोगों की जो कैपेसिटी है दान देने की वो भी ज्यादा है, ज्यादा पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो ज्यादा दान दे रहे हैं। तो आप बड़ी बात है, आप इसको ध्यान दो, इस बिंदु पे ध्यान दो। जिनकी 4,000 रुपए प्रतिमाह की तनख्वाह है वो भी यहां पे दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। ठीक है, दान का स्वरूप क्या है? सिर्फ पैसा है? नहीं। जैसे आप गांव में जाया करें कभी तो देखें कि वहां पे अभी भी कई जगहों पे बार्टर चलता है कि गेहूं चावल। जब मैंने निहाल जाया करता था तो मैं कई बार गेहूं चावल इसी प्रकार से दान कर दिया करता था और उसके बदले कुछ भी मिठाई टॉफी ये सब ले आया करता था, है ना। तो लगभग 48% वस्तु दान है, इन काइंड में लोग देते हैं। चावल दे दिया, कपड़ा दे दिया है, इस प्रकार की कोई चीज दे दी। 44% देखा जाए तो नगद में, के कैश में दान करते हैं। जो आपने वो बॉक्स होता है मंदिर का, उसमें आपने 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए डाल दिए, है ना। 30% जो होता है वो स्वयं सेवा यानी कि वॉलंटियरिंग करते हैं, जहां पे मतलब ये भी है ना कि भाई आप सर्विस दे रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का दान है। अभी मैंने कहा कि सेवार्थ जो लोग मंदिरों में काम करते हैं, जो जूते के स्टैंड पे खड़े रहते हैं, जो अन्य जगहों पे रहते हैं, वो भी तो दान कर रहे हैं। तो वो ये तीनों को अगर मिला लिया जाए तो ये दान का एक स्वरूप दिखता है भारत में। और ये वो वर्ग कर रहा है जिसको हम अमूमन काउंट नहीं करते कि ये दान कैसे कर सकते हैं। पर जब मैं इस आंकड़े को बताता हूं कि आंकड़ा क्या कहता है कि नहीं, बूंद बूंद भी सागर बना सकती। ठीक है, बूंद बूंद भी सागर बना सकती। चलिए, अगर हम धन के प्रवाह को देखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा धन किधर जा रहा है। ये जो दान, जो अनअकाउंटेड पैसा जो जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जा रहा है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि धार्मिक संस्थाओं पे जा रहा है। सबसे ज्यादा जो पैसा जा रहा है वो इधर जा रहा है। सेकंड नंबर पे बेगर्स एंड नीडी, जो भिखारी हैं या जरूरतमंद हैं, उनके पास जा रहा है ना। और तीसरे नंबर पे जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन चर्च को जो जा रहा है, प्रत्यक्ष सहायता जा रही है या प्राथमिकता, इस प्रकार की चीजें जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप, जैसे यहां पे बिंदु लिखा हुआ है ना कि रेस्ट जो एनजीओ को जा रहा है, वो एनजीओ के माध्यम से जो मंदिरों को जा रहा है वो बहुत थोड़ा पार्ट है। जो बड़ा पार्ट है, जो सीधे लोग डोनेट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे तीर्थ हैं, चाहे मस्जिदों की बात कर लें, चाहे मंदिरों की बात कर लें, चाहे गुरुद्वारों की बात करें, डोनेट करते हैं, हम सब करते हैं वहां पे जाके। सबसे बड़ा अमाउंट वो है। उसके बाद जो बेगर्स को देते हैं, है ना, या जो नीडी लोग होते हैं उनको दे दिया करते हैं। उसके बाद एनजीओ का डोनेशन है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारत अभी भी किस दिशा में सोच रहा है। हो सकता है कि विश्व में लोग करते हो फिलैंथ्रोपी, समाज सेवा के लिए, एनजीओ के लिए। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ये जो जितने भी डोनेशंस होते हैं, ठीक है, लोग फिजिकली सामने से करते हैं। लेकिन अगर आप यूएस की बात करेंगे तो वहां पे लोग बैकएंड में करते हैं, है ना, वर्चुअली करते हैं। इस प्रकार की चीजें ज्यादा हैं। तो ये भी बताता है कि सीधे से, सामने से सबसे बड़ा दान किधर हो रहा है, कौन कर रहा है, क्लियर है, क्लियर है यहां पे। चलिए, अगर देखा जाए प्रेरणा क्या है, तो देखिए हम सबको पता है कि हिंदुइज्म में, अभी मैंने जो जैसे रहीम जी की बात की, तो दान संस्कारों में से एक माना जाता है। इस्लाम में ज़कात की बात की जाती है। सिखों में दसवंध की बात की जाती है कि 10वां हिस्सा देना है। तो जो प्रमुख 3 धर्म हैं भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन तीनों में हमने देखा दान का। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में भी कहीं ना कहीं दान की बात या इस प्रकार की चीजें बहुत इन डीप है, इन डेप्थ है, उनकी बात होती है। ठीक है, तो 90% दान धार्मिक कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है कि यार करना चाहिए, हमें भी मंदिरों के लिए करना चाहिए। लेकिन जो एक और बड़ी बात है कि आपने मंदिरों में दान तो कर दिया, आप चाह रहे हो कि मंदिर से जो लोगों को भोजन जाता है, गरीबों की सेवा होती है, वो की जाए। लेकिन इसमें से कितना ऐसा पैसा है जो दरअसल उनके पास जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसमें जैन भी शामिल है जो अनुकंपा दान की कंपैशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा देख लें इस एक समाजशास्त्र को, एक सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें तो भारत में दान फेस टू फेस, आमने सामने होता है। हमने आपको दिया, हमको तुरंत वहीं पे इमीडिएट वहां पे एक सुकून मिल गया, है ना, है ना। यह रिलेशन गिविंग है। हम उसे देते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसका दुख महसूस कर सकते हैं। हमें लगा कि ये व्यक्ति यार कितना दुखी है, दे देते हैं उसको, दान कर देते हैं। यार मंदिर में कर देते हैं, यहाँ बड़ा सुकून मिलता है, यहाँ पे आने से मेरे बड़े दुख दूर हो गए, तो हम वहाँ पे दान कर देते हैं, है ना। पश्चिम में क्या है, एनोनिमस और संस्थागत बहुत ज्यादा होता है, भारत में फेस टू फेस होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। पर्सनल वहां पे कम है और भारत में पर्सनल ज्यादा है। 1 to 1 हमें पता है कि हम जिसको दान कर रहे हैं, चाहे केट्टो से लेके सबको, जब तक आप पढ़ नहीं लेते हो, फोटो नहीं देख लेते हो, तब तक आप दान नहीं करते हो। वहां पे इंस्टीट्यूशन आता है, सीधे आप इंस्टीट्यूशन में दान करते हो। अब वो केट्टो या इस प्रकार के जो फंड रेजर्स हैं, वो किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उससे आपको नहीं मतलब नहीं। पर यहाँ पे क्या होता है, वो आपके पास स्लिप आती है, आप देखते हो कि हाँ यार इसको दान की जरूरत है, और आप उसको दान कर देते हैं। ठीक है, स्वयं सेवा अगर देखा जाए तो 30% भारतीय समय का दान, टाइम जो वॉलंटियरिंग करते हैं। जैसे ये जो फोटो आप देख रहे हो,
मंदिरों में जैसे मैं स्वर्ण मंदिर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां पे जो लोग जूते उठा रहे थे, रख रहे थे, वो उसको अपने मस्तक पे लगा ले रहे थे। ऐसी कितनी जगह, मैं भी छतरपुर मंदिर में गया, वहां पे मैंने देखा कितने सारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में आपको इस प्रकार के लोग दिखेंगे जो स्वयं सेवा कर रहे हैं बिना किसी पैसे के, धर्मार्थ कर रहे हैं, सेवार्थ कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, है ना। और ये एक न सिर्फ एक मानवता की तरफ उनका एक अप्रोच है, बल्कि उनको पता है कि इस बहाने भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो पैसे से नहीं कर सकते तो इस बहाने कर सकते हैं। जैसे बाढ़ राहत, चिकित्सा शिविर, लंगर सेवा, यहाँ पे आप देखिए, आप कभी स्वर्ण मंदिर जाएंगे तो वहां पे जो लंगर सेवा होती है, वहां पे लंगर सेवा में बड़े बड़े लोग आते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को खाना खिलवा दीजिए वहां पे, है ना। ये जीडीपी में नहीं दिखता, लेकिन समाज को जोड़ने वाला क्या है, एक सोशल ग्लू है, एक प्रकार की जिसे कहते हैं लेई है, जो चिपकाती है चीजों को। तो सोशल ग्लू का काम करता है ये जो अनदेखी सामाजिक पूंजी है ना, जिसको कोई देखता नहीं है। अनौपचारिक से औपचारिक के अगर सफर की हम बात कर लें यहाँ पे, तो क्या है, एवरीडे गिविंग कुल दान का 15% है, लेकिन जो संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज सोशल सेक्टर है, ये लगभग 1/3 है। मैं एवरीडे गिविंग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी जैसे आप रूम से निकले, आप ऑफिस के लिए गए, बीच पे चौराहा पड़ा, बीच में वहां पे कोई भिखारी आया, आपने उसको दे दिया। आज मैं जब आ रहा था अपने कैब से, तो मैंने वहां पे देखा कि एक वहां पे नटी वाला कोई प्रदर्शन बच्चे और बच्ची कर रहे थे, वो भी मांग रहे थे, लोग वहां पे दे रहे थे। तो अनौपचारिक दान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो टोटल है उसका जैसे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो 1/3 औपचारिक भी है। इस औपचारिक दान पे भी हम लोग कभी किसी पे मैं डिटेल में वीडियो कभी कर लूंगा। विश्व पे तुलना की जाए तो अमेरिका की अगर बात की जाए, यूके की बात की जाए, तो फॉर्मल और टैक्स क्या कहते हैं, डिडक्टिबल दान यहाँ पे किया जाता है। भारत में इस प्रकार के जो दान है इनफॉर्मल है और फेथ बेस्ड है, आप धर्म के आधार पर दान वहां पे कर रहे हो, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल ज्यादा होता है, मैंने जैसे बताया कि आपने इंस्टीट्यूशन को कर दिया। आप इंस्टीट्यूशन किसको कर रहा है, किसको नहीं। आप यहाँ पे भारत में क्या करते हो, आप बाकायदा देखते हो, आप जिससे ज्यादा रिलेट कर पाते हो, जहां ज्यादा भावुक हो जाते हो, वहां पे पैसा दान करते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैश या काइंड में आप दान करते हैं। ग्लोबल साउथ का ट्रेंड क्या कहता है कि विकासशील देशों में अनौपचारिक दान यानी कि इनफॉर्मल गिविंग जो है वो हमेशा औपचारिक से अधिक होती है, और भारत में मैंने बता दिया लगभग डबल है वहां पे, है ना। अमेरिका में अब भी अनौपचारिक दान जो है, क्राउड फंडिंग बढ़ रहा है, मुश्किल है। भारत इस मॉडल में पहले से ही आगे है। अनौपचारिक दान वहां पे क्या बढ़ रहा है आपको पता है, क्राउड फंडिंग भारत में अभी से नहीं हो रहा है। आप वर्षों से कितने इतिहास को देखेंगे कि भारत के आज़ादी के संग्राम में आप 1920 को देखें, 1930 को देखें, 1942 को देखें, हैवी क्राउड फंडिंग हुई है, बड़े बड़े लोगों ने वहां पे क्राउड फंडिंग की। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये भारत में अभी का ट्रेंड नहीं है, पहले से चल रहा है, और जो इनडायरेक्टली दिख रहा है। अब देखिए, CSR स्पेंडिंग 26,000 करोड़ की है भारत में टोटल, ऑलमोस्ट अगर देखें तो मेरे ख्याल से डबल से ज्यादा ही है। 26 दूना का 52 होता है, उससे भी 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा इनफॉर्मल है। ये क्या कहता है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ये क्या कहता है कि अगर इसको भी अकाउंटेबिलिटी में लिया जाए तो सिनारियो ही एकदम बदल जाएगा, चीजें ही बदल जाएंगी। तो CSR यानी कि कंपनीज एक्ट की देखा जाए तो लगभग 26,000 करोड़ होते हैं, एवरीडे गिविंग लगभग 54,000 करोड़ के दोगुना से अधिक है। इसका मतलब क्या है कि जब सरकार फिलैंथ्रोपी की बात करती है तो असली इंजन क्या है, कॉर्पोरेट्स नहीं है, असली इंजन आम आदमी है, जनता है। वो मध्य वर्ग है, वो क्या कहते हैं, निम्न मध्य वर्ग है, वो गरीब है, जो शायद 2 समय की रोटी जुगाड़ नहीं कर पाता, लेकिन चाहता है कि किसी न किसी रूप से समाज के काम आए। और ये आपको बहुत जगहों पे दिख जाएगा। FCRA संकट की थोड़ा सा क्या हुआ कि जब हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, तो कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि विदेशी फंडिंग को लेकर सरकार बड़ी सख्त थी, और इस कारण विगत 5-10 वर्षों में NGOs पे बहुत चाबुक चले हैं, है ना। विदेशी फंडिंग पे सख्त FCRA नियमों के कारण कई NGO संकट में हैं। घरेलू दान, डोमेस्टिक गिविंग, इस कमी को पूरा करने का एकमात्र विकल्प है। अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर सकते तो आप ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली कर सकते हो, और ये हो रहा है। एमनेस्टी इंडिया जैसे जो उदाहरण है, वो इसका उदाहरण है कि आप कैसे क्राउड फंडिंग की तरफ थोड़ा सा और ज्यादा जा सकते हैं। क्या टैक्स छूट जो 80 GKM में बात करता हूं काम करती है? 90% भारत में जो दान धार्मिक भावना से होता है, इसमें कोई टैक्स रिबेट नहीं मांगता है। नीतिगत सीख क्या कहती है कि टैक्स इंसेंटिव उतने प्रभावी नहीं है जितना सोचा जाता है। वो तो जो टैक्स भरते समय आदमी सोचता है कि कुछ देख ले, वो अदर माध्यम को देख लेता है बजाय इसके। तो आप कितना भी टैक्स में रिबेट कर दो, वो उसकी प्रायोरिटी धर्म वैसे भी है, उसकी प्रायोरिटी मानवता वैसे भी है। ठीक है, भरोसा टैक्स छूट से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही भारत की मूल है। भारत में इस प्रकार का जो डोनेशन हो रहा है उसका ये मूल है। ये आस्था का जो ब्लैक बॉक्स है, 40 से 45% दान धार्मिक स्थलों को जाता है, ठीक है, तिरुपति, शिरडी और बहुत सारे उदाहरण है ना। लेकिन एक सवाल आता है कि क्या यह पैसा समाज के सबसे गरीब तबके तक वापस पहुंच रहा है?
थोड़ी सी पारदर्शिता की चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से मंदिरों ने इसका भी उपाय कर रखा है। उन्होंने अपने पोर्टल पे चीजें आजकल अपडेट करने लगे हैं कि कहाँ पैसा जा रहा है, किसको पैसा जा रहा है। लेट अस सी ये और ट्रांसपेरेंट हो जाए, या और इसमें ऑडिटिंग वो खुद से करके सामने रख दें, तो लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। थोड़ा सा अगर हम भिक्षा विक्री यानी कि जो बेगिंग का इकोनॉमी है उसको देखा जाए अगर, तो क्या है कि आप सिक्का देते हो, है ना, ठीक है, भिखारी सिक्का प्राप्त करता है, रहता वो सड़क पे ही है, फिर जो सिक्का प्राप्त करता है। हालांकि इनकी एक अलग चेन है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो भिक्षावृत्ति है ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में से एक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बावजूद उसके कुछ नीडी लोग भी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात नहीं कर रहे। जहां पे कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति जिसके दिल्ली में 2 मकान है और उसके बच्चे विदेश में सेटल हैं, वो अभी भी आता है, भीख मांग के जाता है। और इलाहाबाद में भी ऐसे बहुत सारी कहानियों को मैंने सुना, देखा है। तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी जो वास्तविकता में बेगर हैं, लोग उनको कैसे सपोर्ट करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। शरीरदान का बड़ा हिस्सा सीधे भिखारियों को जाता है। नैतिक द्वंद्व क्या है कि यह तत्काल राहत तो है, लेकिन क्या उन्हें गरीबी के चक्कर में फंसा ही नहीं रहता। मैं कई बार कहता हूं कि आप कभी भी किसी को सपोर्ट कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्या लॉन्ग टर्म में ये क्या सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म में इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है किसी की स्किल को आप इनहांस कर दें, पैसा देते हुए तो भिखारी, उसको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो वो वैसे ही करेगा। स्किल पे काम किया जाए तो निश्चित तौर पे थोड़ा बेटर हमको रिजल्ट मिलने को आएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं। अक्सर दान की अपनी जाति, हाँ ये होता है कि अपने धर्म में ही आप मंदिर में ही करो, हिंदू हो तो, मुसलमान हो तो मस्जिद में करो, सिख हो तो गुरुद्वारा में करो, इस प्रकार की चीजें कई बार देखने को मिलती है। महिलाएं दान देना चाहती हैं, लेकिन चूंकि अभी भी भारत में पैट्रियार्की बहुत ज्यादा है और जो डिसीजन मेकिंग है उसमें महिलाओं को अभी भी थोड़ा पीछे रखा जाता है। इस कारण कई बार लगता है कि शायद ये 2 अनदेखे पहलू हैं जिन पे हो सकता है बाद में सुधार हो जाए, ठीक है। क्रॉस अलग अलग सेक्टर्स में दान लोग करें, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा पारदर्शिता की जरूरत है ना। धार्मिक ट्रस्टों का सोशल ऑडिट जरूरी हो जाए ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े, तो और पैसा आएगा उसमें। अगला क्या है, यूपीआई QR कोड के जरिए अनौपचारिक दान को आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी मैं आज किस मंदिर की बात बता रहा हूं, वहां पे बाकायदा यूपीआई कोड लगा हुआ है और वहां पे आप दान कर सकते हैं। पुनर्वास रिहेबिलिटेशन, भिखारियों को नकद देने के बजाय संस्थागत मदद, ये बहुत जरूरी है, ये कहीं भी उनको हेल्प करेगी। और निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि जब आप भारत में दान के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको लगता है ये टॉप टू बॉटम नहीं है, बॉटम टू टॉप है। नीचे से जो सबसे वंचित हाशिए का समाज है वो नीचे से पैसा ऊपर भेज रहा है, वो एक तरह से लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ऊपर से नीचे अंबानी से लेकर अडानी से लेकर जो पैसा आ रहा है वो मिनिमल, आधा भी नहीं है उसका, है ना। यह सोशल कैपिटल वह गूंद है, ग्लू है जो हमारे विविध समाज को जोड़े रखता है। यूपीएससी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है कि एक प्रशासक एक के रूप में इस ऊर्जा को अगर आप सही दिशा दे पाए तो निश्चित तौर पर बड़े मात्रा में न सिर्फ सोशल कैपिटल बल्कि उसके लिए जो इकोनॉमिक कैपिटल है आप उसके लिए भी बेहतर कर पाएंगे और बेहतरी कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश थी कि एक अलग डायरेक्शन में आपको एक सोच में ले जाने की। बाकी इतना बताते चले कि होली का त्यौहार नजदीक है, तो आप सबको सबसे पहले तो एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टडी IQ में होली हंगामा सेल जो है वो शुरू हो जाएगी, है ना, 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक चल रही है। बड़ी बात क्या है कि हमारे 2027, 28 या 29 के जो बैचेस हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि फ्लैट 55% का डिस्काउंट है, 55% का डिस्काउंट है, बड़ा डिस्काउंट होता है। और स्टडी IQ का जब कोर्सेज की बात करते हैं, अद्भुत तरीके से क्यूरेटेड कोर्स है, इनसे बेहतर कोर्स ना है ना होगा। एक बार बस आप क्या कीजिए कि वेबसाइट पे जाइए, हमारे कोर्सेज का जो ब्रोशर है उसको डाउनलोड कीजिए। यू विल गेट ऑल द सिग्नल्स कि आपको कब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, विकास लाइव कोड का प्रयोग करिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 6 मार्च को ये सेल ओवर हो जाएगी। सेम गुड विद हिंदी लिटरेचर, आपको चूंकि 55% का डिस्काउंट मिल रहा है तो हिंदी साहित्य जो मैं पढ़ाता हूं उसमें भी मिलेगा। पूरी तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो छात्र स्टडी IQ से जुड़ रहा है उसका ऑप्शन इस प्रकार से कवर हो कि उसकी रैंक बने। और हिंदी साहित्य का इतिहास इतना अच्छा रहा है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाला ऑप्शन रहा है, तो इससे जुड़ने के लिए भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगर साथ में आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरे हैंडल्स हैं। PDF यहीं पे अपलोड होगा, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहीं पे होगा। तो इस विषय पे आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं दान को लेके, ये जो एक नई रिपोर्ट है इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और क्या लगता है कि दरअसल भारत को बांधे कौन रख रहा है, वो ऊपर से जो दान आ रहा है या जो नीचे से जा रहा है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।